अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। क्या कभी किसी शॉपिंग मॉल की रसीद या बस के टिकट को हफ्तों तक जेब या डायरी में संभाल कर रखा गया है? और जब कुछ महीनों बाद उसे वापस देखा जाता है तो वो पर्ची बिल्कुल कोरी मिलती है ना? बिल्कुल। मतलब उस पर छपी स्याही अचानक कहाँ गायब हो जाती है? ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि कंप्यूटर हार्डवेयर की एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक है, जिसे आज हम डीकोड करने वाले हैं। हाँ, और आज के इस डीप डाइव में हम यूपीएसएससी लेखपाल कंप्यूटर क्लासेस के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के आधार पर कंप्यूटर हार्डवेयर, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की पूरी तह तक जाएंगे। एकदम सही। और जैसा कि आज के सेशन की शुरुआत में बहुत ही ऊर्जावान शब्दों में कहा गया था, शानदार, बेहतरीन, लाजवाब क्लास शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। नई जानकारी की गहराइयों में उतरने से पहले पिछले सेशन की कुछ यादों को ताज़ा कर लेना चाहिए, ताकि दिमाग का एक बढ़िया सा फ्लो बन सके। मतलब पिछली क्लास का वो क्वेश्चन ऑफ द डे, राइट? हाँ, बिल्कुल। परीक्षाओं में अक्सर एक सवाल आता है जहां कंप्यूटर की ताकत को उसके काम से जोड़ना होता है। एक तरफ 3 विकल्प होते हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, और दूसरी तरफ उनके उपयोग होते हैं? हाँ, जैसे घरों या ऑफिस का काम, मौसम का पूर्वानुमान यानी वेदर फोरकास्टिंग, और बैंकिंग या बड़े डेटा को स्टोर करना। अगर इन्हें सही से मिलाना हो तो तर्क क्या होना चाहिए? देखिए, ये सवाल सीधे तौर पर मशीन की प्रोसेसिंग पावर से जुड़ा है। अगर इसे तार्किक रूप से जोड़ा जाए तो सुपर कंप्यूटर का सीधा संबंध मौसम पूर्वानुमान जैसी जटिल गणनाओं से है। मतलब जहां 1 सेकंड में अरबों कैलकुलेशंस की जरूरत होती है। बिल्कुल। और मेनफ्रेम कंप्यूटर, जो कि बहुत बड़े और सुरक्षित होते हैं, उनका इस्तेमाल बैंकिंग सिस्टम और विशाल डेटा को सुरक्षित रखने में होता है। और अंत में बचता है माइक्रो कंप्यूटर। हाँ, जो असल में वो डेस्कटॉप या लैपटॉप है जिसका इस्तेमाल घरों, ऑफिस या स्कूलों में रोजमर्रा के काम के लिए होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, ए का 2, बी का 3 और सी का 1। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अब इस बेसिक समझ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन मशीनों की बात करते हैं जो एक ही समय में 2 काम करती हैं। मेरा मतलब है हाइब्रिड डिवाइसेस। हाँ, स्लाइड 3 पर जो सवाल है। हाँ, एक बहुत ही शानदार एमसीक्यू है जहां 3 कथनों का सूक्ष्म परीक्षण करना है। पहला कथन है कि कीबोर्ड द्वारा उत्पन्न स्कैन कोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा इंटरप्रेट किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा कथन कहता है कि स्कैनर वेक्टर ग्राफिक्स को डायरेक्टली कैप्चर कर सकता है, और तीसरा है कि टच स्क्रीन इनपुट एंड आउटपुट इंटरफेस दोनों प्रदान करता है। तो इसमें से पहला और तीसरा कथन पूरी तरह सही है, लेकिन दूसरा गलत है। वो क्यों भला? इसके पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। जब स्कैनर किसी भौतिक तस्वीर को स्कैन करता है तो वो उसे छोटे छोटे बिंदुओं यानी पिक्सेल्स में बांट देता है। पिक्सल से बनी इस तस्वीर को रास्टर इमेज कहते हैं। अच्छा, और वेक्टर ग्राफिक्स? वेक्टर ग्राफिक्स गणितीय सूत्रों से बनते हैं जिन्हें सीधे कैप्चर करना स्कैनर के बस की बात नहीं है। इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाता है। तो पहला और तीसरा कथन हाइब्रिड टेक्निक का बेहतरीन उदाहरण है। मतलब हाइब्रिड डिवाइसेस वो हैं जो एक ही समय में डेटा अंदर ले भी रही हैं और बाहर भेज भी रही हैं। बिल्कुल, जैसे मॉडेम, टच स्क्रीन, एटीएम, स्मार्टफोन, हेडफोन जिनमें माइक लगा हो, और दुकानों पर दिखने वाली पीओएस मशीनें। रुको 1 मिनट। अगर हाइब्रिड डिवाइस एक 2 वे स्ट्रीट या 2 तरफा सड़क की तरह है, जहां से डेटा आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो क्या स्मार्ट वॉच भी इसी श्रेणी में आएगी? वो कैसे? क्योंकि वो हमारी नब्ज या पल्स को इनपुट के रूप में ले रही है और फिर समय या हार्ट रेट को स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में दिखा रही है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक और आधुनिक उदाहरण है। बिल्कुल, स्मार्ट वॉच एक बेहतरीन हाइब्रिड डिवाइस है। ये 2 तरफा संचारी आज की आधुनिक तकनीक की रीढ़ है। अब इस 2 तरफा सड़क से निकलकर जरा शुद्ध रूप से निर्देश देने वाली दुनिया में चलते हैं। स्लाइड 4 पर इनपुट डिवाइसेस का एक अल्टीमेट रोस्टर है। कंप्यूटर को निर्देश देने वाली 15 प्रमुख डिवाइसेस की लंबी लिस्ट। हाँ, शुरुआत होती है कीबोर्ड और माउस से। और यहाँ ये याद रखना बहुत दिलचस्प है कि माउस का आविष्कार 1964 में डगलस एंजेलबार्ट ने किया था। बिल्कुल। इसके अलावा इस लिस्ट में माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ओसीआर, ओएमआर, स्कैनर, वेब कैमरा, बारकोड रीडर, एमआईसीआर, लाइट पेन या स्टाइलस, वॉइस रिकॉग्निशन, डिजिटाइजर, ट्रैक बॉल
और स्मार्ट कार्ड रीडर शामिल हैं। इतनी सारी डिवाइसेस का सिर्फ नाम पढ़ना तो रटने जैसा हो जाएगा। तो इसे याद कैसे रखा जाए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये 15 डिवाइसेस इंसान की अलग अलग इंद्रियों की तरह काम करती हैं। मतलब हमारे सेंस ऑर्गन की तरह। बिल्कुल, जैसे इंसान आंखों से देखता है वैसे ही स्कैनर और वेबकैम काम करते हैं। जैसे कान सुनते हैं वैसे ही माइक्रोफोन और वॉइस रिकॉग्निशन काम करते हैं। अच्छा। और जब मशीन को ये सारा इनपुट मिल जाता है तो उसे प्रोसेस करके वापस इंसान को दिखाने के लिए स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। और यहीं से स्लाइड 5 पर मॉनिटर टेक्नोलॉजीज की बात शुरू होती है। मॉनिटर टेक्निक ने एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक दावा है कि क्या पुराना लाइट पेन आधुनिक एलसीडी या एलईडी स्क्रीन पर काम कर सकता है? और इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। और इसका कारण ये बताया जाता है कि लाइट पेन पुराने सीआरटी मॉनिटर के फॉस्फोरस एमिशन टाइमिंग पर निर्भर करता था। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सिर के ऊपर से जा सकता है। इसे बहुत ही सरल भौतिक विज्ञान से समझा जा सकता है। पुराने जो डब्बे वाले भारी भरकम मॉनिटर होते थे ना, उन्हें कैथोड रे ट्यूब या सीआरटी कहा जाता था। हाँ, वो टीवी जैसे जो दिखते थे। उनके अंदर पीछे से एक इलेक्ट्रॉन बीम निकलती थी जो स्क्रीन के शीशे पर लगे फॉस्फोरस की परत पर टकराती थी, जिससे वो हिस्सा चमक उठता था। लाइट पेन के अंदर एक सेंसर होता था जो ठीक उसी मिलीसेकंड को पकड़ता था जब स्क्रीन का कोई खास हिस्सा चमकता था। इसी टाइमिंग से कंप्यूटर को पता चलता था कि पेन कहाँ रखा गया है। ओहो, मतलब वो पेन खुद कोई रोशनी नहीं फेंक रहा था, बल्कि वो स्क्रीन की रोशनी को पकड़ रहा था। एकदम सही। लेकिन आज की जो वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स हैं, जैसे एलसीडी या आधुनिक एमोलेड, उनमें तो इस तरह की कोई इलेक्ट्रॉन बीम या फॉस्फोरस नहीं होता। बिल्कुल नहीं। उनमें चित्र छोटे छोटे पिक्सल से बनता है, जिसे रेजोल्यूशन कहते हैं। और हाँ, स्क्रीन का साइज डायगनली यानी तिरछे में मापा जाता है। तो एलसीडी में पीछे क्या होता है? एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में पीछे से एक लगातार जलने वाली लाइट होती है, जिसे बैकलाइट कहते हैं। इसलिए उसमें कोई टाइमिंग नहीं होती जिसे पुराना लाइट पेन पकड़ सके। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि तकनीक को आगे बढ़ने के लिए पुरानी चीजों का त्याग करना पड़ता है। बिल्कुल। अब स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखाई देता है वो सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन अगर उसे कागज पर उतारना हो यानी हार्ड कॉपी चाहिए तो प्रिंटर्स की दुनिया में गोता लगाना पड़ेगा। स्लाइड 6 पर क्वेश्चन नंबर 3 है। एक बहुत ही क्लासिक सवाल। इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज फॉर्मेशन किस प्रिंटर में होता है? और इसका सही उत्तर है लेजर प्रिंटर। और यहाँ प्रिंटर का क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है। प्रिंटर्स को मुख्य रूप से 2 पीढ़ियों में बांटा जा सकता है। पहले आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। ये तो बिल्कुल पुराने टाइपराइटर की तरह काम करते होंगे जो कागज पर जोर से प्रहार करते हैं। हाँ, इसलिए ये बहुत आवाज करते हैं। इनमें कैरेक्टर प्रिंटर आते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स या डीएमपी और डेजी व्हील, जो एक बार में एक अक्षर छापते हैं। अच्छा। इसी में लाइन प्रिंटर भी होते हैं, जैसे ड्रम और चेन प्रिंटर, जो पूरी लाइन एक साथ छापते हैं। लेकिन आज के समय में ऑफिस या घरों में इतनी आवाज करने वाले प्रिंटर तो दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनकी जगह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ने ले ली है। ये प्रिंटर कागज को बिना छुए काम करते हैं। जैसे कि हमारा इंकजेट प्रिंटर। हाँ, जो तरल स्याही या लिक्विड इंक की बारीक बूंदों का स्प्रे करता है। फिर थर्मल प्रिंटर होते हैं जो गर्मी या हीट का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे तेज होते हैं लेजर प्रिंटर। बिल्कुल, जिनमें सूखी स्याही यानी टोनर पाउडर का इस्तेमाल होता है। लेजर प्रिंटर असल में स्थिर विद्युत या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके टोनर पाउडर को कागज पर चिपकाता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज फॉर्मेशन कहा जाता है। क्या बात है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा नक्शा या किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट छापना हो तो प्रिंटर तो छोटा पड़ जाएगा। ऐसे में किस चीज का इस्तेमाल होता है? स्लाइड 10 पर क्वेश्चन 10 इसी बारे में है। ऐसे बड़े आकार के और उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स और लाइन ड्राइंग के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। प्लॉटर में ऐसा क्या खास है? प्लॉटर में असल में पेन लगे होते हैं जो कागज पर मैकेनिकली ड्रॉ करते हैं, इसलिए इनकी लाइन क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होती है। अगर प्रिंटर के परफॉर्मेंस को मापना हो तो उसके क्या पैमाने हैं? क्वालिटी को मापने के लिए डीपीआई यानी डॉट्स पर इंच का इस्तेमाल होता है। 1 इंच में जितने ज्यादा डॉट्स होंगे, तस्वीर उतनी ही साफ होगी। और गति या स्पीड नापने के लिए? गति मापने के लिए 3 पैमाने हैं। डॉट मैट्रिक्स की गति सीपीएस यानी कैरेक्टर्स पर सेकंड में, लाइन प्रिंटर की एलपीएम यानी लाइंस पर मिनट, लेजर या इंकजेट की गति पीपीएम यानी पेजेस पर मिनट में मापी जाती है। और ध्यान रहे कि लेजर प्रिंटर हमेशा इंकजेट से तेज होता है। बिल्कुल सही।
चलिए प्रिंटिंग की गहराई से वापस इनपुट की दुनिया में लौटते हैं। जो डेटा प्रिंटों के बाहर आ रहा है वो सिस्टम में गहराई से फीड कैसे होता है। स्लाइड 7 पर कीबोर्ड की पूरी एनाटॉमी है। हाँ, अगर एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की चीरफाड़ की जाए तो उसके हर हिस्से का अपना एक खास काम है। जैसे कीबोर्ड के सबसे ऊपर 12 फंक्शन कीज होती हैं F1 से F12 तक। दाईं तरफ न्यूमेरिक कीपैड होता है जिसमें 17 बटन होते हैं और बीच में नेविगेशन कीज। कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन तो स्पेस बार ही होता है ना, और कुछ बटन टॉगल कीज कहलाते हैं। हाँ, जो किसी लाइट स्विच की तरह काम करते हैं। जैसे कैप्स लॉक, एक बार दबाओ तो ऑन, दोबारा दबाओ तो ऑफ। और फिर होती हैं मॉडिफायर कीज जैसे शिफ्ट, ऑल्ट या कंट्रोल, जो अकेले तो कुछ नहीं करती, लेकिन किसी और बटन के साथ मिलकर उसका काम पूरी तरह बदल देती हैं। इसमें एक बहुत ही आम कंफ्यूजन बैकस्पेस और डिलीट बटन को लेकर होता है। इसे ऐसे याद रखा जा सकता है कि बैकस्पेस हमेशा कर्सर के बाईं ओर यानी लेफ्ट का टेक्स्ट मिटाता है, जबकि डिलीट कर्सर के दाईं ओर यानी राइट का टेक्स्ट हटाता है। और अगर समय बचाना हो तो कंट्रोल बटन के साथ बैकस्पेस या डिलीट दबाने से एक एक अक्षर मिटने के बजाय पूरा का पूरा शब्द एक झटके में मिट जाता है। ये छोटे शॉर्टकट्स असल में बहुत काम आते हैं। हाँ, बहुत समय बचता है इनसे। और हाँ, एपिसोड की शुरुआत में जिस शॉपिंग मॉल की रसीद की बात की गई थी उसका रहस्य क्या है। स्लाइड 7 पर एक क्वेश्चन 4 है कि डायरेक्ट थर्मल प्रिंटिंग आर्चिवल स्टोरेज के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है। इसका रहस्य उस कागज के रसायन में छिपा है। थर्मल प्रिंटिंग में किसी स्याही का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, तो फिर अक्षर कैसे छपते हैं? होता है जिस पर केमिकल कोटिंग होती है। प्रिंटर का हेड बस उस कागज को चुनिंदा जगहों पर गर्म करता है और गर्मी से वो केमिकल काला पड़ जाता है, जिससे अक्षर उभार आते हैं। लेकिन क्योंकि ये केमिकल गर्मी और रोशनी के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए कुछ महीनों में साधारण तापमान में रखे रहने से भी ये अपना रंग खो देता है और कागज वापस कोरा हो जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। थर्मल प्रिंटिंग से आगे बढ़ते हुए स्लाइड 8 पर ऑप्टिकल स्कैनर्स का भी डीप डाइव है। क्वेश्चन 6। हाँ, ये एक मैचिंग वाला सवाल है जिसमें ऑप्शन डी सही है। इसमें 4 तकनीकों को समझना है: MICR, OCR, OMR और BRC। तो इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इसका इस्तेमाल बैंक चेक के नीचे छपे खास नंबरों को पढ़ने के लिए होता है। इसमें लोहे के कणों यानी आयरन ऑक्साइड वाली मैग्नेटिक स्याही होती है जिससे फर्जी चेक को पहचाना जा सकता है। बिल्कुल। दूसरा है OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, जो प्रिंटेड या हाथ से लिखे हुए टेक्स्ट को ऐसे डिजिटल फॉर्मेट में बदलता है जिसे एडिट किया जा सके। और तीसरा तो हर प्रतियोगी छात्र का साथी है, OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, जो पेंसिल या पेन से भरे गए गोलों से टकराकर लौटने वाली रोशनी को मापता है और बता देता है कि सही गोला भरा गया है या नहीं। और चौथा है BRC यानी बारकोड रीडर, जो प्रोडक्ट पर बनी लाइनों को स्कैन करता है। मजेदार बात यह है कि बारकोड रीडर असल में काली लाइनों को नहीं बल्कि उनके बीच की सफेद जगह से टकराकर वापस आने वाली रोशनी को पढ़ता है। ये सच में एक बेहतरीन तथ्य है। तकनीक अक्सर वैसा नहीं सोचती जैसा इंसान सोचता है। चलिए अब श्रोताओं के दिमाग की थोड़ी कसरत के लिए स्लाइड 9 पर एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं जहां कुछ दावों की सच्चाई परखी जाएगी। दावा नंबर 1, CRT मॉनिटर में लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग होता है। ये दावा बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल तो LCD में होता है, जबकि CRT में वैक्यूम ट्यूब और इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल होता है। और क्वेश्चन 8, MICR, OCR, OMR की मैचिंग पर था, जिसमें ऑप्शन E सही है, क्योंकि सही मिलान उपलब्ध नहीं था। दावा नंबर 2 या क्वेश्चन 9, डिजिटाइजर केवल टेक्स्ट स्वीकार करता है। ये भी गलत है। इसमें कथन 1, 2 और 4 सही है। डिजिटाइजर एक ऐसा टूल है जो एनालॉग जानकारी को डिजिटल में बदलता है। ग्राफिक्स टैबलेट इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिस पर चित्र बनाकर उसे सीधे कंप्यूटर में भेजा जाता है, जैसे CAD या मैपिंग सॉफ्टवेयर में। बिल्कुल। अब स्लाइड 12 पर चलते हैं। दावा नंबर 3 या क्वेश्चन 13, 3D प्रिंटर कोई 2D इमेज नहीं बनाता, बल्कि ये लेयर बाय लेयर तकनीक से भौतिक वस्तुएं बनाता है। ये दावा बिल्कुल 100% सही है। 3D प्रिंटर भौतिक वस्तुएं ही बनाता है और प्लॉटर बड़ी ड्राइंग के लिए होता है। इसमें 1 और 3 सही है। और वहीं क्वेश्चन 12 प्रिंटर स्पीड मैचिंग का था, जिसमें ऑप्शन A सही है। LPM लाइन प्रिंटर
CPS, डॉट मैट्रिक्स और PPM लेजर और इंकजेट के लिए। इसके अलावा स्लाइड 11 पर क्वेश्चन 11 आउटपुट डिवाइस असॉर्टमेंट के बारे में है, जिसमें ऑप्शन ए यानी 134 सही है। एक दावा अक्सर कंफ्यूज करता है कि क्या जीपीएस केवल एक इनपुट डिवाइस है? मुझे तो लगता है कि ये दोनों हैं। बिल्कुल सही। जीपीएस सैटेलाइट से सिग्नल को इनपुट के रूप में ग्रहण तो करता है, लेकिन साथ ही वो वर्तमान लोकेशन को प्रोसेस करके स्क्रीन पर दिखाता भी है। इसलिए ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। और आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो प्रोजेक्टर विजुअल डेटा को बड़ी स्क्रीन पर फेंकता है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल रीडर होता है, जो एक स्पर्शनीय यानी टैक्टाइल आउटपुट है, जिसे उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। और ऑडियो आउटपुट में भी एक दिलचस्प अंतर है। स्पीकर एक मल्टी यूजर डिवाइस है, मतलब सब सुन सकते हैं, जबकि हेडफोन सिंगल यूजर आउटपुट देता है। एकदम सही। अब डेस्कटॉप के भारी भरकम सेटअप से आजाद होकर अपनी जेब में रखी तकनीक यानी मोबाइल और माउस की ओर आते हैं। स्लाइड 13 पर क्वेश्चन 14 है। आजकल स्मार्टफोन्स की स्क्रीन्स में बहुत सारी वैरायटी आ गई हैं। हाँ, ये मैचिंग वाला सवाल है और इसमें ऑप्शन बी सही है, जैसे एमोलेड, एलसीडी, रेटिना और ई इंक। इनमें क्या फर्क है? यह पूरी तरह से डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का विकास है। एमोलेड स्क्रीन्स अपने बेहद चटक रंगों और ट्रू ब्लैक्स के लिए जानी जाती हैं। ट्रू ब्लैक्स मतलब इसमें काले रंग के लिए पिक्सल पूरी तरह बंद हो जाते हैं, जिससे काला रंग बिल्कुल गहरा दिखता है। एलसीडी पीछे जलने वाली बैकलाइट पर निर्भर करती है और अक्सर बजट फोन्स में मिलती है। और रेटिना डिस्प्ले? रेटिना डिस्प्ले असल में एप्पल कंपनी का एक मार्केटिंग शब्द है, जो इतनी उच्च पिक्सल डेंसिटी को दर्शाता है कि इंसान की आंखें पिक्सल्स को अलग-अलग न देख सके। और वो ई इंक तकनीक क्या है जो ई रीडर्स जैसे किंडल में इस्तेमाल होती है? कम पावर वाली बात। हाँ, ई इंक तकनीक सबसे अनोखी है। इसमें स्क्रीन के अंदर लाखों छोटे छोटे माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं, जिनमें काले और सफेद रंग के कण भरे होते हैं। जब बिजली का चार्ज दिया जाता है तो काले या सफेद कण ऊपर आ जाते हैं और अक्षर बन जाते हैं। तो इसमें बैटरी कैसे बचती है? इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक बार पेज छप जाने के बाद उसे स्क्रीन पर बनाए रखने के लिए किसी बैटरी या पावर की जरूरत नहीं होती। इसीलिए ई रीडर की बैटरी हफ्तों चलती है और इससे आंखों पर बिल्कुल जोर नहीं पड़ता। जैसे किसी असली कागज को पढ़ा जा रहा हो। कमाल का विज्ञान है। बिल्कुल। और इसी तरह स्लाइड 14 पर क्वेश्चन 15 माउस टेक्नोलॉजीज पर है। इसमें ऑप्शन बी सही है। माउस भी एक लंबा सफर से गुजरा है। शुरुआत हुई थी मैकेनिकल माउस से, जिसके नीचे एक भारी रबर की गेंद होती थी जो घूम-घूम कर धूल इकट्ठी कर लेती थी। हाँ, फिर आया ऑप्टिकल माउस, जिसमें एलईडी लाइट और सेंसर लगा था। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में टटोलने के बजाय किसी ने टॉर्च जला दी हो। इसके बाद लेजर माउस आया, जिसमें लेजर डायोड था। और फिर तारों से आज़ादी दिलाने वाला वायरलेस माउस आया, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी या ब्लूटूथ पर काम करता है। और ट्रैक बॉल माउस में गेंद नीचे नहीं बल्कि ऊपर होती है, जिसे अंगूठे से घुमाया जाता है। और आज के समय में टच माउस, जिसमें कैपेसिटिव टच होता है, और स्टाइलिश पेन भी आ गए हैं। क्या सफर रहा है माउस का? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि कैसे सेंसर तकनीक ने भौतिक रबर बॉल को हवा में चलने वाले जायरोस्कोपिक मोशन में बदल दिया। जायरोस्कोपिक माउस वो कैसे काम करता है? इसमें मोशन सेंसर्स होते हैं। ये किसी मेज या सतह का मोहताज नहीं है। इसे हवा में पकड़कर हाथ हिलाने भर से स्क्रीन का कर्सर कंट्रोल हो जाता है। और एक गजब, इसके अंदर का जायरोस्कोप बिल्कुल इंसान के कान के अंदर मौजूद बैलेंसिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जो हवा में दिशा और गति को भांप लेता है। सेंसर तकनीक का ये विकास शानदार है। हवा में हाथ हिलाना और कंप्यूटर पर काम हो जाना, ये सच में किसी जादू से कम नहीं है। तो साथियों, हार्डवेयर के इतिहास से लेकर भविष्य तक के इस बेहतरीन सफर के बाद अब हम स्लाइड 15 पर अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। हाँ, जहां हमें एक मास्टर लिस्ट समराइज करना है। तो अगर आज सीखी गई आउटपुट डिवाइसेस की एक मास्टर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें शामिल होंगे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, जीपीएस और ब्रेल रीडर। इस पूरे गहरे विश्लेषण के बाद एक विचार जो शायद हर किसी के मन में आना चाहिए, वो ये है कि जैसे जैसे ये इनपुट और आउटपुट मशीनें उन्नत और स्मार्ट होती जा रही हैं, क्या इंसान मशीनों को कंट्रोल कर रहा है या ये मशीनें इंसान को प्रशिक्षित कर रही हैं कि उन्हें और बेहतर, सटीक और तेज इनपुट कैसे दिया जाए? बिल्कुल सोचने का नजरिया बदल सकता है।
वाकई ये एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। तो साथियों, आज का होमवर्क ये है कि इस पूरी चर्चा के दौरान जिस क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब वो सुपर, मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर की मैचिंग का जिक्र किया गया था, उसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप किया जाना चाहिए। और हाँ, कल की क्लास का नया टॉपिक होगा कंप्यूटर मेमोरी। तो सभी लोग उसका अच्छे से रिवीजन करके आएं। आज के लिए इस डीप डाइव में बस इतना ही। राधे राधे। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।